हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 25 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन 2 इज़। तो एंजियोटेंसिन 2 के बारे में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 के बारे में। तो बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एनालिप्रिल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है प्रेजेंस ऑफ एनालाप्रिल। एनालाप्रिल क्या है? ये एक एस इनहिबिटर है। एनालाप्रिल इज अ एस इनहिबिटर एंड ये एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को ब्लॉक करके अपना काम करता है, जिसकी वजह से ये बेसोडाइलेशन कॉज करता है एंड ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है एनालाप्रिल। तो ये एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज नहीं होता है एनालाप्रिल की प्रेजेंस में, बल्कि ये डिक्रीज होता है। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इज कॉजेज ड्रॉप इन एल्डोस्टेरोन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो स्टिमुलेट करता है, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो सोडियम रिटेंशन है, सोडियम रिटेंशन जो है, सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी कि ये ड्रॉप करता है एल्डोस्टेरोन को, बल्कि ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को। थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज कैन रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो वाटर रिटेंशन कॉज करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। देन फोर्थ स्टेटमेंट है इंक्रीजेज सोडियम एक्सक्रीशन। तो ये बात हमने इस स्टेटमेंट में भी देख ली कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है एंड सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 कैन रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज फॉर हेयर ग्रोथ इज। तो हेयर ग्रोथ में यूज होने वाला कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है? तो हेयर ग्रोथ में यूज होने वाला एजेंट है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मिनॉक्सिडिल जो है वो एक बेसोडाइलेटर है। इट इज़ अ बेसोडाइलेटर जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके अपना काम करता है एंड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। लेकिन ओरिजिनली जो मिनॉक्सिडिल है वो एज एन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव की तरह डेवलप किया गया था, बट बाद में ये फाउंड आउट हुआ कि ये हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है जब इसको टॉपिकली स्कैल्प पे अप्लाई किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनॉक्सिडिल। अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये दोनों ही बेसोडाइलेटर्स हैं। बोथ आर बेसोडाइलेटर्स एंड ये एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं। देन बात करें बिरापामिल की, तो बिरापामिल जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड ये भी यूज़ होता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड ऑल्सो ये यूज़ होता है एंजीना में। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोसेमिया इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ। तो गैलेक्टोसेमिया कंडीशन किस वजह से जो है वो अराइज होती है? तो बात करें गैलेक्टोसेमिया की, तो गैलेक्टोसेमिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ये क्या करता है, ये जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है गैलेक्टोज को प्रोड्यूस करना, उस एबिलिटी में इम्पेयरमेंट ला देता है। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज का जो प्रोडक्शन होता है उसको इम्पेयर कर देता है। एंड गैलेक्टोज क्या है? ये एक शुगर है जो कि मिल्क में या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है।
तो इसमें क्या होता है, जो हमारा गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट होता है, गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट, तो गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोस 1 फॉस्फेट में। तो सिंपल है, गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट ग्लूकोस 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम गैलेक्टोस 1 फॉस्फेटिडिल यूरिडिल ट्रांसफरेज की हेल्प से। तो गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है कि जो ये एंजाइम है, ये अपना काम ये काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इस गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, एंड जिसकी वजह से ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज गैलेक्टोसेमिया इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल टू डिटरमाइन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यू। तो कौन सा मेथड जो है वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन को टिश्यू में डिटरमाइन करने के लिए सूटेबल है। तो जब भी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, एंड वो वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स जो होते हैं थ्रू आउट द बॉडी वहाँ पे जाता है ड्रग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग की इनटू द टिश्यू, वो लार्जली डिटरमाइन की जाती है बाय द रेट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन टिश्यूज़ का ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड फ्लो हाई रहेगा, अगर ब्लड फ्लो हाई रहेगा तो ड्रग जो है वो, जो भी ड्रग टिश्यू के पास पहुंचेगा वो भी हाई रहेगा, एंड अगर यही लो रहेगा तो ड्रग जो है ये भी लो रहेगा, ड्रग की क्वांटिटी जो टिश्यूज़ में पहुंचेगी वो भी कम पहुंचेगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड जो अदर ऑप्शंस हैं, दैट इज़ फूड मटेरियल इन स्टमक, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड स्टमक एम्प्टिंग टाइम। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी, इन ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के साथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ। तो जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन किसके माइक्रोबियल कल्चर के थ्रू की जाती है। तो जो एस्पेरिगलस निगर है इसकी हेल्प से जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है ग्लूकोनिक एसिड की। तो एस्पेरिगलस निगर क्या है, ये एक फंगस है, इट इज़ अ फंगस जो कि नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ये नेचुरली प्रोड्यूस करती है, नेचुरली प्रोड्यूस करती है ग्लूकोनिक एसिड को, ग्लूकोनिक एसिड को नेचुरली प्रोड्यूस करती है थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई रहती है, ये काफ़ी हाई यील्ड में एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो इसके अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कैसे कमर्शियली प्रोडक्शन होती है, तो इसमें जो प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है वो की जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन एस्पेरिगलस निगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, एंड जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, एंड ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड जो प्रोसेस होता है उसकी ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म गिव्स रैपिड ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। तो इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो रैपिड ड्रग बायो अवेलेबिलिटी देगी। तो जब भी ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी डिजोल्व रहता है ड्रग, तो वो इजीली अवेलेबल रहता है फॉर द अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। क्योंकि जब कोई भी ड्रग बॉडी में जाता है, टैबलेट जाती है, तो वो सबसे पहले जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें
सोल्यूबलाइज होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में जाती है, फिर उसके बाद वो अब्जॉर्व होती है। तो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो उसमें ड्रग जो है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से वो रेडली अवेलेबल होती है अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में, जिसकी वजह से जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंड हाई बायो अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर बात मैं करूँ सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म की, तो ये डिज़ाइन की जाती हैं ड्रग को रिलीज़ करने के लिए एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसकी वजह से इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो स्लो रहता है। एंड जो सस्पेंशंस होती हैं इनका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो रहता है एंड बायो अवेलेबिलिटी भी कम रहती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टारगेट मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज, तो एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए कौन सा टारगेट मटेरियल होता है? तो जो एक्सरेज हैं उसके लिए जो टारगेट मटेरियल है वो है मोलिब्डेनम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बात करूं एक्सरेज की, तो एक्सरे जो है वो तब प्रोड्यूस होती हैं जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टारगेट मटेरियल पे कोलाइड करता है। अब जब वो कोलाइड करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैपिडली डेसिलरेट होते हैं जब वो इंटरेक्ट करता है एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से एक्सरेज जो हैं वो एमिट होती हैं। एंड मोलिब्डेनम जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर टारगेट मटेरियल है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो काफ़ी हाई रहता है। एंड जब एक्सरे प्रोडक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे बहुत हाई लेवल की हीट जनरेट होती है, तो उस हाई लेवल की हीट जो जनरेट हो रही होती है तो उसके साथ भी ये विथस्टैंड कर जाता है। एंड ये एक्सरेज को एमिट भी करता है विद एनर्जीज जो कि हमारी मेडिकल इमेजिंग में सूटेबल रहती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड जो है वो ऑर्निथिन पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। ये एक बायो केमिकल पाथवे है। तो इसमें जो है वो बायोसिंथेसिस होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, जिसमें ट्रोपेन अल्कलॉइड्स भी आते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन जो है वो कन्वर्ट होता है पुट्रेसिन में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेट। एंड ये जो पुट्रेसिन है ये कन्वर्ट होता है एन मिथाइल पायरोलिनियम कैटाइन में। देन ये एन मिथाइल पायरोलिनियम कैटाइन जो है वो एक ट्रोपेन अल्कलॉइड प्रिकर्सर है। एंड इसके बाद ही डिफरेंट जो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कैन सिंथेसाइज बाय ऑर्निथिन पाथवे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज, तो कार्बोकैटाइन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बोकैटाइन की वो है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन लीस्ट जो है वो प्राइमरी है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटाइन है, अगर टर्शरी कार्बोकैटाइन का स्ट्रक्चर देखूं तो सेंट्रल में सी आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सी, एंड ये हो गया हमारा टर्शरी कार्बोकैटाइन, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप। तो क्या होगा, जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है तो जो इसका ये पॉजिटिव चार्ज है ये इन तीनों कार्बन के ऊपर, ठीक है, ओवर 3 कार्बन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन जो है वो रहता है। वहीं अगर बात करूं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की, तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन का कुछ ऐसा होगा CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ये पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ 2 कार्बन एटम पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन से कम है। एंड वैसे ही अगर इसमें से ये वाला एक कार्बन भी हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें तो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा।
तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास सिर्फ एक ही कार्बन रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से वो बाकी टर्शरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले उसकी स्टेबिलिटी जो है वो और कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर है वो है मैक्सिमम टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन लीस्ट इज प्राइमरी। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट पीएच। तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने पीएच पे रहता है। तो बात करूं टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल्स की, तो टाइप ए जेलेटिन जो है वो डिराइव होता है एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से। ये डिराइव होता है एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से, एंड इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है पीएच पे वो है 9.0। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड टाइप ए जेलेटिन जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम पोर्क स्किन। पोर्क स्किन से ये ऑब्टेन होता है। देन इसके अलावा एक टाइप बी जेलेटिन होता है, टाइप बी जेलेटिन। तो टाइप बी जेलेटिन जो है वो अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से, अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से डिराइव होता है, अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। एंड इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है 4.7 pH, एंड ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द बोन। बोन से ये ऑब्टेन होता है। इसके अलावा एक और आता है एसिड बोन जेलेटिन। तो एसिड बोन जेलेटिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो होता है 5.5 to 6.0। तो इस क्वेश्चन में टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का पूछा था, तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 9 पे होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।